बॉलीवुड में फिल्म्स की सक्सेस को मैनिपुलेट करना आज एक ट्रेंड बन चुका है। लाल सिंह चड्ढा मुझे लगा था कि हमने अच्छी खासी फिल्म बनाई है। Today, by the grace of God, Himmatwala is the hottest film in recent times. What? 90% of the journalists are writing reviews either for returns in cash या kind. इसीलिए इस वीडियो में हम रेट करेंगे बॉलीवुड की टॉप 100 मोस्ट टॉक्ड अबाउट फिल्मों को 7 लेवल्स पर, फ्रॉम ट्रैश टू एब्सोल्यूट गोट। क्राइटेरिया सिंपल है, व्यूअर सैटिस्फैक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कल्चरल रेलेवेंस एंड क्रिटिकल अक्लेम। एंड आई नो कमेंट्स में बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, पर वीडियो को एंड तक देखो, तुम्हें हर रैंकिंग का एक वैलिड रीजन मिलेगा, अपनी फेवरेट फिल्म को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, और किसी फिल्म की सक्सेस किन पैरामीटर्स पर मेजर करी जानी चाहिए ये भी पता चलेगा। क्योंकि बेस्ट या वर्स्ट बॉलीवुड फिल्म्स को सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से डिसाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर तो रेस 3 भी सुपरहिट थी, पर तुम्हें और मुझे दोनों को पता है व्हाट अ डिजास्टर इट वाज टू दैट फ्रेंचाइज। एंड बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर्स तो संदीप रेड्डी वांगा की कबीर सिंह और एनिमल जैसी मूवीज भी थी, रूथलेसली वायलेंट फिल्म्स, मिसोजिनिस्टिक कही जाने वाली फिल्म्स भी थी, और वहीं गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसे शायद बहुत लोग बॉलीवुड की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स मानते हैं, उसने कभी 100 करोड़ का कलेक्शन भी नहीं किया। शोले और मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी कल्ट क्लासिक्स को शुरू में कोई देखने तक नहीं आया था। इन दोनों फिल्म्स पर तो हमने डिटेल वीडियोस बना रखी है, जो मैं तुम्हें वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगा। पर एक सक्सेसफुल फिल्म के मायने क्या होना चाहिए, क्यों कुछ फिल्में बस वन टाइम वॉच बनकर रह जाती हैं, और सूर्यवंशम जैसी फिल्म्स के रिपीट वैल्यू कई मॉडर्न ब्लॉकबस्टर से भी कहीं ज्यादा क्यों बन जाती हैं, इन्हें रेट होते हुए देखकर तुम्हें ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और शायद तुम एक बेहतर फिल्म क्रिटिक भी बन जाओ। तो शुरुआत करते हैं लेवल 1 से, फिल्म्स व्हिच आर एब्सोल्यूट ट्रैश। इस लेवल में आने वाली फिल्मों को ट्रैश बोलने के लिए कोई बहुत बड़ा सिनेफाइल होने की जरूरत नहीं है। These are the films which are structural failures, जो इतनी खराब थी कि शायद ऑडियंस को इंटरवल में उठकर जाना पड़ा। जीरो स्टोरी, जीरो एक्टिंग, जीरो क्राफ्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। ये फिल्म्स बस कमर्शियल सिनेमा के नाम पर ऑडियंसेस की जेब से पैसा निकलवाने के लिए बनी थी, पर वो टैक्टिक भी बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि रिलीज होने के बाद इनके प्रोड्यूसर्स को भी करोड़ों का नुकसान हुआ। एक्टर्स ने इन फिल्म्स में काम करने के बाद रिग्रेट किया, द ऑडियंस एक्चुअली फेल्ट बिट्रेड, क्योंकि उनका फेवरेट स्टार ऐसी बकवास फिल्म में साइन कर भी कैसे सकता है। The first film in this category is Race 3। रेस फ्रेंचाइज से सैफ अली खान को हटाने का आइडिया मेरी समझ से तो बाहर है, क्योंकि रेस 1 और रेस 2 वर एक्चुअली गुड मूवीज, पर सलमान खान की एंट्री ने ना सिर्फ इस फ्रेंचाइज को खराब कर दिया, बल्कि इट आल्सो स्टार्टेड अ पीरियड फॉर सलमान खान, जहां उनके डाई हार्ड फैंस को पहली बार रियलाइज हुआ कि भाई की फिल्में कितनी ज्यादा सेंसलेस हो सकती हैं। रेमो डिसूजा वाज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, जो एक कोरियोग्राफर है, which explains कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट साइन करने के बाद भी the film turned out to be a horrible mess। फिल्म ने वर्ल्डवाइड 300 करोड़ से भी ज्यादा कमाए, which makes it a financial success। पर रेस 3 तो सलमान खान के फैंस के लिए भी किसी टॉर्चर से कम नहीं थी। एक्शन सीक्वेंसेस इतने खराब थे कि डायरेक्टर ने मानो फिल्म बनाई हो सलमान खान के फैंस कितने बड़े बेवकूफ हो सकते हैं ये जानने के लिए। डायलॉग्स इतने क्रेंज दैट इट मेड मी क्वेश्चन राइटर को पैसे दिए भी कैसे गए। Our business is our business. None of your business. It was as if Remo D'Souza knew कि सलमान खान के नाम पोस्टर पर हो तो 100-200 करोड़ तो फिल्म बना ही लेगी, इसलिए स्टोरी लाइन, डायलॉग, स्क्रीन प्ले अच्छा बनाने की कोशिश तक नहीं की गई। अब 1.9 IMDb रेटिंग shows what a disaster Race 3 was। हाँ, बॉबी देओल के अकॉर्डिंग तो फिल्म अच्छी थी, as it made 300 करोड़ ऑन द बॉक्स ऑफिस, पर व्यूअर्स और क्रिटिक्स दोनों के अकॉर्डिंग Race 3 was an absolute trash movie। India Today called it unbelievably terrible even for a Salman Khan film। सुभाष झा called it a mess। In short, Race 3 trash कैटेगरी में होना किसी को सरप्राइज नहीं करना चाहिए। What may surprise you is the fact कि ट्रैश कैटेगरी में सेकंड फिल्म ही सलमान खान की है, and this time it is the 2021 release राधे, which was a desperate attempt of a comeback catering to the core सलमान खान audience। 1.8 की IMDb रेटिंग से तुम्हें पता चल जाएगा कि इस फिल्म में भी कोई स्टोरी लाइन, डायरेक्शन और कास्टिंग किसी को इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, और ब्रांड सलमान खान को लार्जर देन लाइफ दिखाने पर कितना ज्यादा फोकस। अब तो आर्ग्यू कर सकते हो कि सलमान खान तो पिछले 10 साल से वही हाइपर ब्रेन रॉट मैस्कुलिन एक्शन मूवीज बनाते आ रहे हैं, तो तुम्हारा जवाब उसी आर्ग्यूमेंट में है। राधे और रेस 3 सलमान खान की फिल्म्स की स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी were really bad films, a complete structural failure, much like साजिद खान की हम शक्ल्स और हिम्मत वाला, हाउसफुल 4 and हाउसफुल 5, और महेश भट्ट की सड़क 2। 2014 में रिलीज हुई हम शक्ल्स revolves around the triple roles of सैफ अली खान, रितेश देशमुख एंड राम कपूर। कॉमेडी बाय कंफ्यूजन की एक डिसऑनेस्ट, लेजी और क्रिंज कोशिश। फिल्म को तो बुरी तरह से फ्लॉप होना ही था, but that's not the main criteria of putting हम शक्ल्स in the trash level। The jokes and comedy punches in the film were so bad कि एक 7-8 साल के बच्चे की भी उन जोक्स पर हंसी नहीं आएगी। बिपाशा बासु ने बाद में ट्वीट किया that she was unhappy the way her role shaped up, which led to her fallout with Vasu Bhagdani, जिन्होंने कहा था he will never work with her again। मैं बिपाशा के साथ ज्यादा करके कोशिश करूंगा मैं से काम ना करूं। सैफ अली खान ने कहा that he regretted signing the film, and one of the lead actresses ईशा गुप्ता तो अपने डैड को फिल्म देखने से रोक रही थी, and now you can imagine how bad the film turned out to be। और ये साजिद खान द डायरेक्टर के करियर के मेजर डाउनफॉल पॉइंट भी साबित हुआ, क्योंकि सिर्फ एक साल पहले it delivered yet another trash in the form of हिम्मत वाला, और ये शायद इस लिस्ट की सबसे फनी और एम्बैरेसिंग एडिशन भी है, क्योंकि रिलीज से पहले और बाद तक भी साजिद खान tried
tried to frame his Himmatwala as the ultimate mass entertainer and blockbuster that is even better than the original Himmatwala. Now, Himmatwala is, in a way, many would say it's considered classic. No, it's not a classic. It's considered because now it is, right? When you look back. नहीं यार. Film का only selling point apart from the name was its songs, choreographed by Farah Khan and Ganesh Acharya. और उसके अलावा एक predictable storyline के साथ हिम्मतवाला was hardly a one-time watch. फिल्म की कॉमेडी इतनी बेसिक है that you understand that the actors could not have done much क्योंकि फिल्म का बेस उसकी राइटिंग ही खराब थी. साजिद खान was in total delusion when he claimed हिम्मतवाला एक blockbuster होगी. And Himmatwala is the all-time blockbuster you watch. सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ देगी. 5 दिन के अंदर द फिल्म वाज आउट ऑफ ऑल थिएटर्स. पर एक फ्रेंचाइज जिसे लोगों को सच में कुछ उम्मीद बची थी, दैट वाज हाउसफुल. हाउसफुल 3 तक एक क्रिएटिव स्टैग्नेशन और क्रिंज कॉमेडी फैक्टर आ चुका था, बट इट वाज स्टिल वॉचेबल. पर हाउसफुल 4 और 5 ने जो हार्म किया है फ्रेंचाइज को, वो रिकवर नहीं करा जा सकता. बोथ द फिल्म्स वर टोटल क्रिंज फेस्ट. जो ये अज्यूम करके चलती हैं कि ऑडियंस बिल्कुल डम्ब है, उनके लिए बस जोर-जोर से बेसिक बात बोल देना ही कॉमेडी है. स्टोरी लाइन पर तो मैं कंप्लेंट कर ही नहीं रहा हूं, पर बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट कॉमेडी फ्रेंचाइजेस ऑफ बॉलीवुड, हाउसफुल 4 और पार्ट 5 ने शायद पार्ट 6 के लिए उम्मीद बिल्कुल खत्म कर दी. और सड़क 2 बहुत हद तक कुछ बॉयकॉट नेपोटिज्म मूवमेंट का टारगेट बनी थी. एट वन पॉइंट सड़क 2 का ट्रेलर बिकेम द मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो ऑन YouTube. पर सिर्फ ट्रेलर नहीं, फिल्म भी डिसलाइक करने लायक ही थी. इट वाज अ सीक्वल नो वन आस्क्ड फॉर. पैंडेमिक की वजह से फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज तो मिल ही नहीं पाया. एंड IMDb रेटिंग ऑफ 1.2 शोज की अच्छा हुआ ये टॉर्चर लोगों को थिएटर में नहीं देखना पड़ा. और सलमान खान फैंस ट्रिगर होंगे, पर भाई की 2 और फिल्में ट्रैश कैटेगरी में डिजर्व करती. टाइगर 3 एंड किसी का भाई किसी की जान एक और अच्छी खासी फ्रेंचाइज का मर्डर था टाइगर 3. बोथ द फिल्म्स अगेन रिवॉल्व ओनली अराउंड सलमान खान, जबकि टाइगर 3 में इमरान हाशमी को एक इंपॉर्टेंट रोल देकर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जा सकता था. हां, साउथ की थर्ड ग्रेड फिल्म से इंस्पायर्ड फिल्म की हॉरिबल एक्शन सीक्वेंसेस शायद उसे तब भी बचा ना पाते. एंड द सेम हैपेंड विद किसी का भाई किसी का जान, एक फिल्म जिसका बजट 125 करोड़ रुपए था, पर अपना पूरा बजट तक रिकवर नहीं कर पाई. दिस वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर सलमान खान, जिससे वो अब तक रिकवर कर नहीं पाए. और ये फिल्म तो स्ट्रक्चरली ही ट्रैश थी, जिनमें ना तो एक सुपरस्टार की प्रेजेंस इन्हें बचा पाई, ना ही किसी तरह की मार्केटिंग. व्हिच ब्रिंग्स अस टू लेवल 2, द फिल्म्स व्हिच हैड थिंग्स गोइंग ऑन फॉर देम, पर वो एक ढंग की मीनिंगफुल फिल्म्स बन नहीं पाई. लेवल 2, डिजास्टर. अब ट्रैश और डिजास्टर कैटेगरी की फिल्म्स आर नॉट सिमिलर. ट्रैश फिल्म से कभी किसी को कुछ खास एक्सपेक्टेशंस थी नहीं, पर देयर हैव बीन फिल्म्स जिनके पास एक ग्रेट पीस ऑफ सिनेमा बनने का बजट भी था, इंटेंशन भी और टैलेंट भी, एक अच्छी स्टोरी को डेवलप करने का स्कोप भी, बट स्टिल एंड प्रोडक्ट इतना खराब था कि शायद उसे कभी बनाना ही नहीं चाहिए था. These films became victims of 1 or 2 blunders, फिर चाहे वो बैड लीड कास्टिंग हो, पुअर बजट एलोकेशन हो, या फिर बिलो एक्सपेक्टेशन वाले VFX हो. और इस लेवल पर सबसे पहला नाम आता है 2023 की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स, आदिपुरुष. रामायण के सिनेमैटिक एडेप्टेशन की बॉलीवुड की शायद सबसे अनसक्सेसफुल कोशिश, क्योंकि सबसे पहले तो फिल्म के ट्रेलर में हनुमान जी के डायलॉग्स पर कंट्रोवर्सी हुई. कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और चलेगी भी तेरे बाप की. इस लेवल पर कि फिल्म में उन डायलॉग्स को चेंज करना पड़ा. कपड़ा तेरी लंका का, तेल तेरी लंका का, आग भी तेरी लंका की, चलेगी भी तेरी लंका ही. तो प्रभास और रावण के डायलॉग पर भी सवाल किए गए. मनोज मुंतशिर जिन्होंने फिल्म के डायलॉग लिखे थे, उन्हें न्यूज चैनल पर आकर एक्सप्लेनेशन देने पड़े, पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी. फिल्म के मेकर्स की इंटेंशन द क्वेश्चन की गई, एंड अल्टीमेटली द फिल्म जस्ट डिड नॉट लैंड, क्योंकि रामायण के जस्ट मॉडर्न अडैप्टेशन की बात डायरेक्टर ओम राउत ने फिल्म के रिलीज से पहले की थी. दैट वाज सो एम्बिशियस एंड पुअरली एग्जीक्यूटेड कि शायद एक कार्टून या टीवी सीरियल के VFX आदिपुरुष के 600 करोड़ के VFX से बेटर लगे. 600 करोड़ का बजट सुनकर तुम्हें लगेगा यह तो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है. इसके ऊपर भी हम एक YouTube वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एंड में दे दूंगा, तो उसको चेकआउट कर लेना. बट द फिल्म प्रूव टू बी अ टोटल क्रिंज फेस्ट, एंड इट वाज बैडली क्रिटिसाइज्ड ऑन सोशल मीडिया. मेकर्स को 200 करोड़ से ज्यादा का लॉस हुआ, एंड इवन टुडे आदिपुरुष इज रिमेंबर्ड फॉर ऑल द बैड रीजन. अनलाइक द नेक्स्ट फिल्म इन दिस कैटेगरी, ब्रह्मास्त्र, आयन मुखर्जी की लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस फिल्म, अ फिल्म जिसकी मेन थीम ही फायर थी, सैडली कुड नॉट प्रोड्यूस एनी फायर इन द थिएटर. डोंट गेट मी रॉन्ग, ब्रह्मास्त्र ने बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाए, एंड शायद इसीलिए उसको टोटल ट्रैश नहीं कहा जा सकता. द VFX वर जेन्युइनली गुड, पर ब्रह्मास्त्र इज अ क्लासिक केस ऑफ द astronomical difference between the visual sophistication and the verbal sophistication. इतने ambitious projects के लिए screenplay of the film was under par. और जब dialogue और screenplay को audience ने film में देखा, उसकी theme पर वो विश्वास नहीं कर पाए. तो visual effect भी बहुत ज्यादा बचा नहीं सकते थे. And पिछले 7 सालों में ब्रह्मास्त्र was not the only film जिससे expectations तो बहुत थी, but the final product could not match those expectations despite the big superstar cast of the film. 2018
में यशराज फिल्म्स के बैनर के अंडर रिलीज होती है थग्स ऑफ हिंदुस्तान, लास्ट डेकेड की सबसे बड़ी डिजास्टर्स में से एक। फिल्म जिसमें ऑडियंस को पहली बार अमिताभ बच्चन और आमिर खान एक साथ स्क्रीन पर दिखे, 300 करोड़ का बजट, दिवाली रिलीज, हेवी प्रमोशन, मैसिव हाइप, एवरीथिंग वाज गोइंग पॉजिटिव फॉर द फिल्म। फिल्म का म्यूजिक स्ट्रांग था, सपोर्टिंग कास्ट में दम था, बट वंस द फिल्म हिट द थिएटर्स, ऑल द एक्सपेक्टेशंस एंड हाइप टैंक बैडली। पहले दिन दिवाली और सुपरस्टार कास्ट के दम पर फिल्म ने 50 करोड़ तो कमाए, पर वर्ड ऑफ माउथ इतना खराब था, फिल्म की स्टोरी, आमिर खान की ओवर द टॉप कार्टूनिश एक्टिंग, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन बनाने की आदित्य चोपड़ा की नाकाम कोशिश ब्लैंड थी, स्टीरियोटिपिकल थी, इंडिया में सिर्फ 150 करोड़ कमा पाई। एंड इवन आमिर खान एक्सेप्टेड कि उनको वो फिल्म पसंद ही नहीं आई थी। मुझे भी ठग्स पसंद नहीं थे। पर थग्स ऑफ हिंदुस्तान से आमिर खान ने शायद कुछ खास लर्निंग नहीं, क्योंकि उनकी नेक्स्ट फिल्म लाल सिंह चड्ढा वाज अन इवन बिगर डिसअपॉइंटमेंट इन माय ओपिनियन। फॉरेस्ट गम का बॉलीवुड रीमेक बनाने की अपेरेंटली एक ऑनेस्ट कोशिश तो आमिर खान ने की, और इस बार उन्हें फिल्म से बहुत उम्मीदें भी थी। लाल सिंह चड्ढा मुझे लगा था कि हमने अच्छी खासी फिल्म बनाई पर है। फॉरेस्ट गम के इमोशंस को रेप्लिकेट करने की प्रोसेस में द फिल्म ऑलमोस्ट बिकम्स कॉमिकल। एंड आई नो दिस इज अ कंट्रोवर्शियल पिक इन दिस कैटेगरी, पर मेरे ओपिनियन में फिल्म के मोस्ट इमोशनल और इंपॉर्टेंट सीन्स फेल्ट रियली फ्लैट, और इसके लिए पूरी तरह से रिस्पांसिबल थे आमिर खान खुद, क्योंकि इस बार फिल्म का वीकेस्ट पॉइंट उनकी टेरिबल एक्टिंग ही थी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म 100 करोड़ के बजट में सिर्फ 60 करोड़ ही रिकवर कर पाई। डिजास्टर्स में अगला नॉट सो सरप्राइजिंग नाम आता है शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की जीरो का, जो कंसेप्चुअली तो एक बहुत प्रॉमिसिंग स्टोरी थी। तनु वेड्स मनु और रंजना जैसी स्टोरी टेलिंग ब्लॉकबस्टर डिलीवर कर चुके आनंद राय ने फिल्म को डायरेक्ट किया था, एंड द फिल्म वाज नॉट एक्चुअली अ टोटल ट्रैश, पर शाहरुख खान और आनंद राय से तो तुम एक्सपेक्ट ज्यादा करते हो। उसके अकॉर्डिंग द सेकंड हाफ ऑफ द फिल्म फेल्ट रियली स्लो एंड डिसअपॉइंटिंग, मेनली बिकॉज़ फिल्म के कैरेक्टर्स तो इंडिविजुअल लेवल पर प्रॉमिसिंग थे, बट नॉट इन कनेक्शन विद ईच अदर। जीरो को बॉक्स ऑफिस फेलियर का सदमा तो शाहरुख खान को इतनी जोर से लगा कि अगले 4 साल के उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया। डिजास्टर्स की लिस्ट में द बिग बजट स्टार स्टडेड फिल्म का होना इज द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ दिस कैटेगरी, बिकॉज़ फिल्म्स लाइक हैप्पी न्यू ईयर, बॉम्बे वेलवेट, शमशेरा और कलंक वर नॉट बी और सी ग्रेड फिल्म। इन सब में एक ब्लॉकबस्टर बनने का पोटेंशियल था, पर जहां ये सारी फिल्म्स लैक कर गईं, दैट इज द मॉडर्न बॉलीवुड स्क्रीन प्ले, जिसमें ट्रेंड ज्यादा है और डेप्थ कम। एक मासी कमर्शियल फिल्म बनाने की कोशिश में ऑल दीज फिल्म्स एक्चुअली अंडरएस्टिमेटेड द इंटेलिजेंस ऑफ देयर ऑडियंस। 2019 में रिलीज हुई कलंक ट्राइड टू इमिटेट द संजय लीला भंसाली सिनेमा, पर डायरेक्टर अभिषेक वर्मा ये भूल गए कि भंसाली का सिनेमा सिर्फ उनके लैविश सेट्स तक लिमिटेड नहीं है। बॉम्बे वेलवेट में अनुराग कश्यप को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा बजट मिला फिल्म बनाने के लिए, बट इट प्रूव टू बी सच अ बिग एम्बैरेसमेंट कि उसका तो ओपनली पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर मजाक तक बनाया गया। आप है कौन भाई साहब? ये आदमी है, लेकिन आखिरी बार मैंने बॉम्बे वेलवेट प्रोड्यूस की थी। बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार से तो एटलीस्ट ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है दैट दे गिव देम अ प्रोडक्ट वर्थ वाचिंग, जो मे बी वन टाइम वॉच हो और अपने प्रोमिसेस पर खरा उतरे। पर ऑल दी स्ट्रक्चरल डिजास्टर्स शो कि कैसे एक फिल्म के फेलियर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स बजट इशू होता ही नहीं है, इट इज द लैक ऑफ क्लैरिटी इन द स्क्रीन प्ले व्हिच रिजल्ट्स इन सच डिजास्टर। पर हमारे नेक्स्ट लेवल्स की फिल्म तो पूरी तरह से डिजास्टर्स तक भी नहीं कही जा सकती। इनफैक्ट दे आर हाईली रिस्पेक्टेड एंड रिगार्डेड बाय द इंडियन ऑडियंस। मेरे ओपिनियन में दीस फिल्म्स आर ग्रॉसली overrated, which brings us to level 3, the overrated. अब I know ये कैटेगरी सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाली है, but let me first define कि overrated फिल्म का मतलब ये नहीं है that these films are necessarily bad. They might actually be great films, but जो overrated हैं वो है उन फिल्म्स की legacy, क्योंकि कुछ फिल्म्स को लेकर हमारे इमोशन इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं that we fail to look at it from an analytical lens. Over time ऐसी फिल्मों को अवार्ड्स मिलते हैं, रिपीट वैल्यू मिलती है, कल्ट क्लासिक फिल्म का स्टेटस मिलता है, पर अगर तुम उन्हें सच में व्यूअर सेटिस्फैक्शन, सिनेमेटोग्राफी, कास्टिंग, कलेक्शन और क्रिटिकल acclaim पर जज करने जाओ, you realize that these were actually mediocre films, and the first overrated film, in my opinion, is संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल। 900 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने बहुत हद तक संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन और सिनेमा को अप्रूवल दे दिया, बट व्हाट मेक्स द फिल्म ओवररेटेड इज द एक्शन इन द फिल्म, जो एक नेसेसिटी से ज्यादा एक स्पेक्टिकल की तरह यूज किया गया। एक तरफ बॉबी देओल की एंट्री सीक्वेंस में क्राफ्ट, टेक्निक और विजुअल स्टोरी टेलिंग का ब्रिलियंट यूज दिखता है, तो वहीं फिल्म के लीड कैरेक्टर की रिलेशनशिप फेल्ट रियली वीक एंड लैक डेप्थ। फिल्म में दिखाई गई मिसोजिनी का सोशल मीडिया पर जमकर क्रिटिसिज्म हुआ, एंड दैट इज वेयर संदीप रेड्डी वांगा, इन माय ओपिनियन, फेल्ड। ये फिल्म सिर्फ रणविजय प्लेड बाय रणबीर कपूर की एडमिरेशन के लिए बनाई गई ज्यादा लगती है, ना कि एक वेल थॉट क्रिटिकल सिनेमा, जहां मेजॉरिटी ऑफ द कैरेक्टर्स में डेप्थ होती है, इफ नॉट ऑल। और यही लैक ऑफ डेप्थ दिखती है कबीर सिंह में भी, जो मेरे ओपिनियन में और एक हाईली ओवररेटेड फिल्म है। एक डॉक्टर जो हर तरह के नशे करता है, अपने कॉलीग्स को बुली करता है, वो प्यार में गिर जाता है प्रीति के प्लेड बाय कियारा अडवाणी। पर वंस अगेन कबीर के अलावा फिल्म के किसी कैरेक्टर में कोई डेप्थ दिखती नहीं है, कोई पैरेलल स्टोरी टेलिंग नहीं है। इट लुक लाइक कि फिल्म एक पर्टिकुलर कैटेगरी की ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए बनाई गई है। एंड दो आई डोंट वांट टू नेम इट, यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द इंसेल्स, दोनों फिल्म्स का बॉक्स ऑफिस पर तो ब्लॉकबस्टर कलेक्शन हुआ, और नेशन वाइड बैकलैश की वजह से
सेंसेशनल भी बन गई, but if you truly looked at the craft displayed by the director, Animal and Kabir Singh are really overrated films. और अगर तुम इन नामों से ट्रिगर हो रहे हो तो वीडियो को भी छोड़ सकते हो, क्योंकि अगला नाम थोड़ा और ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाला है, and that is शाहरुख खान के करियर की मोस्ट हाईलाइटेड फिल्म DDLJ. एंड इससे पहले तुम कमेंट्स में जाकर मुझे गाली दो, मेरा आर्गुमेंट एक बार सुन लो. DDLJ is actually a very good film, जो एक NRA के एक्सपीरियंस, उसके लव इंटरेस्ट, एक क्लासिक लव स्टोरी को ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करती है. फिल्म की कास्टिंग वाज नियरली परफेक्ट, म्यूजिक अच्छा है, स्क्रीन प्ले अच्छा है, डायलॉग्स में विट है, टाइटनेस है, इंपैक्ट है. पर व्हाट फोर्सेस मी टू कॉल DDLJ an overrated film is its massive cultural impact. क्योंकि इस वीडियो में cultural impact is not the only criteria we're judging on. जहां DDLJ लैक करती है वो है फिल्म की सिनेमैटिक क्वालिटी. सिमरन प्लेड बाय काजोल के कैरेक्टर में 90s की फिल्म्स के अकॉर्डिंग भी कोई खास टेंशन और डेप्थ नहीं है. शी इज वेटिंग फॉर हर प्रिंस टू कम एंड मैरी हर, और फिल्म के सेकंड हाफ में शी इज रिड्यूस्ड टू जस्ट एन ऑब्जेक्ट जिसके लिए नेगोशिएशंस हो रहे हैं. द फिल्म इज प्राइमरीली पेट्रियार्कल, जो तुम आर्ग्यू कर सकते हो कि डायरेक्टर के मोटिव ही वही दिखाना था, वही इंडियन सोसाइटी की रियलिटी है. पर मेरे ओपिनियन में इट्स जस्ट एन एक्ट ऑफ लेजी स्टोरी टेलिंग, जहां एक टेम्पलेट को पिक करके इमोशंस के टारगेट तो परफेक्टली किया गया है, पर ग्रेट सिनेमा बनाने का ऑब्जेक्टिव तो दूर दूर तक अचीव नहीं हुआ. और DDLJ ने ही इस टेम्पलेट को और हाइप दी, व्हिच रिजल्टेड इन इट बीइंग कॉपीड इन फिल्म्स लाइक मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, परदेस, दिल तो पागल है. इन सभी फिल्मों में तुम्हें वही कुछ एलिमेंट्स कॉमन दिखेंगे. एक NRI प्रोटैगनिस्ट, यूरोपियन लोकेशन, कंजर्वेटिव फैमिली वैल्यूज के अगेंस्ट स्ट्रगल, एक टिपिकल लव स्टोरी जहां हीरो हीरोइन को देख के उसके पैर में गिर जाता है. अब इन फिल्म्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, रिपीट वैल्यू, कल्चरल रेलेवेंस तुम्हें इंप्रेसिव जरूर लगेंगे, बट दीस ग्रेट फिल्म्स इन माय ओपिनियन नो. एंड अब इसी कैटेगरी में एक लेवल और बढ़ाते हैं, व्हिच विल गिव यू अ रियलिटी चेक, क्योंकि तुम्हारी फेवरेट फिल्में थ्री इडियट्स, बाहुबली एंड गदर, व्हिच वर आल्सो नॉट एक्चुअली ग्रेट सिनेमास, ये सारी फिल्म्स एक पर्टिकुलर इमोशन पर प्ले करती हैं. हां, कास्टिंग और स्क्रीन प्ले वाज नियर टू परफेक्ट, जिसकी वजह से ये आज भी रेलेवेंट है. थ्री इडियट्स की स्टोरी ने एक रिलेटिवली यंग ऑडियंस के साथ एक स्ट्रांग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करी, एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाए, सुसाइड, पेरेंटल प्रेशर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इशू को ब्यूटीफुली डिस्कस किया. पर थ्री इडियट्स का ओवररेटेड होना शायद एक टेम्पलेट की शुरुआत थी, जो राजकुमार हिरानी ने डंकी के फ्लॉप होने तक कंटिन्यू रखी. ऑडियंस के इमोशन पर खेलकर एक मास एंटरटेनर बनाना इज एन आर्ट जो ज्यादातर बॉलीवुड डायरेक्टर्स में तुम्हें दिखेगी नहीं, एंड इट शुड बी सेलिब्रेटेड, बट देयर इज नथिंग लेजेंडरी अबाउट इट. जो सच है SS राजामौली की बाहुबली के लिए, क्योंकि बाहुबली की सक्सेस का कोर रीजनिंग था द इयर्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क, SS राजामौली की विजन और कंप्लीट क्रिएटिव अथॉरिटी. पर what it led to was a series of films in Bollywood जिन्होंने बाहुबली 2 की सक्सेस को completely inefficient तरीके से डिकोड किया. रिजल्ट था शमशेरा, थग्स ऑफ हिंदुस्तान और आदि पुरुष जैसे डिजास्टर्स, which made बाहुबली so overrated over the years, क्योंकि उसके पैरेलल में उसे कंपटीशन देने वाले प्रोडक्ट्स इतने मीडियोकर हैं. That doesn't mean the film in itself is legendary. And don't misunderstand me. Three Idiots, बाहुबली और गदर को मैं मीडियोकर सिनेमा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं. My point is कि इन सभी फिल्मों की कल्चरल रेलेवेंस एक्सीड करती है उनकी सिनेमैटिक ब्रिलियंस को by a huge margin. और यही हुआ कुछ और सक्सेसफुल कमर्शियल सिनेमास के साथ भी, जैसे आमिर खान की दंगल, सलमान खान की बजरंगी भाईजान, तारे ज़मीं पर, गली बॉय, दबंग, गजनी और देवदास. इन फिल्म्स को तुम कमर्शियली सक्सेसफुल कह सकते हो, इमोशनली ब्रिलियंट कह सकते हो, परफेक्ट कास्टिंग, ग्रेट म्यूजिक, कल्चरल रेलेवेंस में हाईली रेट कर सकते हो. पर जो इन फिल्म्स का मासी ऑडियंस के लिए स्टेटस है, वो इन्हें एक ऑस्कर विनिंग फिल्म के साइड में शायद खड़ा नहीं कर सकता. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. पर अगर तुम सिनेमैटिक ब्रिलियंस के बेसिस पर फिल्मों को जज कर रहे हो, तो द बेस्ट दैट दीज फिल्म्स इन माय ओपिनियन कैन बी लेबल्ड एज is overrated. एंड ये प्रूव हो जाएगा जब मैं तुम्हें बताऊंगा हमारे आगे आने वाले लेवल की फिल्मों के बारे में. मूविंग ऑन टू आवर लेवल 4, द मिड टियर. अब ये लास्ट लेवल है जहां तुम्हारी फेवरेट फिल्म्स का क्रिटिसिज्म होगा. एंड आई नो अभी तक वीडियो में कुछ फिल्म्स पर तुम डिसएग्री कर रहे होंगे, बट दैट इज द होल पॉइंट ऑफ द वीडियो. कमेंट पे तुम मुझे अपना आर्गुमेंट दे सकते हो, जैसे मैं अपने आर्गुमेंट्स तुम्हें दे रहा हूं. व्हेन आई से कि ये जवानी है दीवानी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बिलोंग टू द मिड टियर एट बेस्ट, क्योंकि इन फिल्मों में तुम्हें फील गुड फैक्टर जरूर मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का इंपैक्टफुल नरेशन जरूर मिलेगा, ब्लॉकबस्टर म्यूजिक मिलेगा, पर इंटरस्टेलर, F1 और मार्टी सुप्रीम जैसी सिनेमैटिक ब्रिलियंस जिसे तुम देख के शायद एक बार जाओ पर वो तुम्हारे माइंड में सालों तक रहे, वो इंटेंट और एग्जीक्यूशन दोनों में मिसिंग लगता है. ये जवानी है दीवानी शायद बहुत सारे जेंजीज के लिए कंफर्टिंग फिल्म, पर फिल्म में नैना को जिस तरह से ट्रीट किया गया है, हाउ शी सडनली ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम अ नर्डी स्टूडेंट टू अ डिजायरेबल वुमन, इज फील गुड टू से द लीस्ट. कबीर की सडन रियलाइजेशन उसे पेरिस की ड्रीम छोड़ के वापस इंडिया आने पर मजबूर कर देती है, एक ऐसी लड़की के प्यार के लिए जो पेरिस जाने से पहले उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी. एंड सेम हैपेंस इन जोया अख्तर की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जहां एक फैंटेसी आइडिया को रोमांटिसाइज करके दिखाया गया है जस्ट टू मेक द ऑडियंस फील गुड. एंड दीज आर एक्चुअली रियली कंफर्टिंग मूवीज. मैंने खुद जब अपने कॉलेज टाइम पर बाय GSD देखी थी या फिर ZNMD देखी थी, आई एक्चुअली एंजॉयड इट. जिंदगी मिलेगी ना दोबारा तो अभी भी मेरी फेवरेट बॉलीवुड फिल्मों में से एक है, पर आई विल बी द फर्स्ट टू एक्सेप्ट दैट दीज आर एक्चुअली रियली मिड टियर फिल्म्स. और इस लिस्ट में अगला ग्रुप आता है कुछ ऐसी फिल्मों का जिनके बॉक्स ऑफिस नंबर्स तुम्हें बहुत इंप्रेसिव लगेंगे, पर वंस अगेन वो हमारे इस रेटिंग सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ही नहीं. जैसे पठान, जवान और वॉर, दो फिल्में 1000 करोड़ क्रॉस करती हैं, एक फिल्म ऑलमोस्ट 500 करोड़ का कलेक्शन करती है, पर शाहरुख खान के रिमार्केबल कम
कमबैक को मार्क करने वाली पठान और जवान फर्स्ट हाफ के एंड तक ही अपना प्लॉट होने लगती हैं, स्टोरी लाइन लूज हो जाती है और फिल्म क्लाइमैक्स तक तुम सिर्फ शाहरुख खान के लिए उस फिल्म को देख रहे हो। इन 3 फिल्मों के मिड टियर में रखने का रीजन है दैट दे केम एट अ टाइम जब बॉलीवुड शायद अपने लोएस्ट फेज में था, पोस्ट सुशांत सिंह राजपूत डेथ एंड द पैंडेमिक। तो ऑडियंस को थिएटर तक लाने का क्रेडिट इन फिल्म को जरूर जाता है, पर ना तो ये फिल्म प्रॉपर एंटरटेनर बन पाई, ना ही एक ब्रिलियंट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन पाई, व्हिच इज व्हाई नेक्स्ट फिल्म इन लेवल 4 इज 1800 करोड़ कमाने वाली पुष्पा 2, जो सीक्वल थी पुष्पा 1 का, व्हिच एक्चुअली इन माय ओपिनियन वाज अ डिसेंट फिल्म। पर पुष्पा 2 को कैरी कर रहा था अल्लू अर्जुन का करिश्मा, ना कि उसकी ओरिजिनल स्टोरीलाइन और परफॉर्मेंसेस। 5.8 की IMDb रेटिंग भी है फॉर अ फिल्म दैट मेड 1800 करोड़, shows exactly that. The next film in this level includes the decline of राजकुमार हिरानी, जो हुआ उनका 3 इडियट्स के बाद। एंड इसे डिक्लाइन बोलना थोड़ा हार्ड जरूर होगा, पर राजकुमार हिरानी के कैलिबर का डायरेक्टर से आई एक्सपेक्ट मोर देन अ फिल्म लाइक संजू एंड डंकी। संजू which is a film जो मोस्टली व्हाइट वॉश अटेम्प्ट था ऑफ संजय दत्त कंट्रोवर्शियल इमेज, वो संजय दत्त की डार्क साइड तो दिखाती है पर एक सॉफ्ट कॉर्नर के साथ, एक बायस के साथ। अगर वही एग्जैक्ट फिल्म दिखाती द एक्चुअल डार्क साइड ऑफ संजय दत्त विदाउट द प्री एग्जिस्टिंग बायस, इफ इट वाज एक्चुअली मेड फ्रॉम एन एक्सप्लोरेटरी लेंस, तो शायद वो मिड टियर से बहुत ऊपर होती। एक टेम्पलेट डिक्लाइन तो एक और बड़े डायरेक्टर ने भी देखा है, दैट इज संजय लीला भंसाली। बाजीराव मस्तानी के बाद से ही फाउंड अ टेम्पलेट जिसे उन्होंने इस हद तक एक्सप्लॉइट किया दैट नो वन वांटेड टू सी एनी मोर ऑफ इट। पद्मावत एंड गंगूबाई काठियावाड़ी आर एक्चुअली डिसेंट, पर वो तुम्हें शायद बाजीराव मस्तानी का ही एक पैरेलल यूनिवर्स या एक्सटेंडेड वर्जन लगे। दे डोंट गिव यू समथिंग न्यू, और बॉलीवुड में टेम्पलेट को एक्सप्लॉइट करने का ट्रेंड भी भंसाली का नहीं है। मोहब्बत तुम्हें DDLJ का एक्सटेंडेड वर्जन लगती है, रोहित शेट्टी की गोलमाल सीरीज को तुम एक बार में बैठकर देख सकते हो, यू वोंट फील एनी डिफरेंस। गदर 2 बनाई ही गई थी सनी देओल के करियर रिवाइवल के लिए बिकॉज़ ऑफ इट्स मैसिव कल्चरल इंपैक्ट। सनी देओल पर तो हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, जाकर देख सकते हो, वीडियो के एंड में लिंक मिल भी जाएगा। मिड टियर फिल्म्स का हाइप, उनका क्राइटेरिया, उनकी वाइब अगर तुम्हें पता लग गई है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि फिल्म लाइक तानाजी, टाइगर जिंदा है, लगे रहो मुन्ना भाई, धूम 3, धूम 2, क्रिस 3, छिछोरे एंड द एंटायर सिंघम फ्रेंचाइज, ऑल दीज आर मिड टियर फिल्म्स एट बेस्ट। तुम्हें कोई एक्सेप्शन लगता है तो तुम कमेंट से मुझे बता सकते हो। बट लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट लेवल, जहां से चीजें और थोड़ी इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती हैं। लेवल 5, द अंडररेटेड फिल्म्स। हमारी हायरार्की में अगर ओवररेटेड एग्जिस्ट करता है तो अंडररेटेड होना लाजमी है। एंड इससे पहले कि मैं तुम्हें इन फिल्म्स के नाम बताऊं, एक अंडररेटेड फिल्म का मतलब समझ। कुछ फिल्में टेम्पलेट पर चलती हैं, कुछ केबल स्टार पावर पर, कुछ इमोशंस पर जो फिल्म सच में एक नया कॉन्सेप्ट सिनेमा को देती, जो मासी हो या ना हो, बॉक्स ऑफिस सक्सेस हो या ना हो, पर एक रेवोल्यूशन जरूर थी। शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड भले ही जवान के लिए मिला हो, पर स्वदेश जो उस समय कमर्शियल फेलियर थी इज हाईली अंडररेटेड। आई कैन इवन आर्ग्यू कि स्वदेश SRK के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है, which shows कि कैसे नासा का एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपने बचपन के गांव आकर वहां के लोगों के स्ट्रगल से इतना ज्यादा इंपैक्ट होता है that he decides to stay giving up all his privileges। आशुतोष गोवारकर का सिनेमा शायद एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस को बोरिंग लगे, पर बॉलीवुड को कुछ नया देने की उनकी ऑनेस्ट कोशिश को तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब कंटेम्पररी ऑडियंस ने उसे कितना अप्रिशिएट किया, वो कितना वैलिड है, इस पर आर्गुमेंट जरूर हो सकता है, पर ट्रूली अंडररेटेड सिनेमा को शायद तुम हाइंडसाइट में ही पहचान सकते हो। जैसे 1998 में मणि रत्नम की मूवी दिल से, जो कमर्शियली फ्लॉप थी, पर उसी साल आई कुछ कुछ होता है, प्रूव टू बी अ मैसिव सक्सेस। एक लाइट फन वॉच के लिए कुछ कुछ होता है एन ऑब्वियस पिक, पर अगर सिनेमैटिक ब्रिलियंस, टाइट इनोवेटिव स्टोरी लाइन की बात करें तो दिल से वाज फार अहेड ऑफ इट्स टाइम, मच लाइक हेरा फेरी एंड अंदाज अपना अपना। आज तुम्हें कॉमेडी फिल्म में बॉलीवुड का ड्राई स्पेल देखकर लग सकता है कि एक अच्छी कॉमेडी फिल्म बनाना कितना ज्यादा मुश्किल है, और ह्यूमर एज अ जॉनर को अवार्ड शोज में भी उतनी वैल्यू नहीं मिलती जितनी वो डिजर्व करता है। हेरा फेरी की कैरेक्टर राइटिंग, उसके डायलॉग्स बॉलीवुड की शायद 95% कॉमेडी फिल्म से बेटर है। बाबूराव का कैरेक्टर आज तक पॉप कल्चर में रेलेवेंट है, अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग, नीरज वोरा का विट, उनके डायलॉग ही हेरा फेरी को टाइमलेस बनाते हैं। ट्रूली अंडररेटेड जेम। और हेरा फेरी तो फिर भी बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेस थी, अंदाज अपना अपना वाज अ टोटल फेलियर इन 1994, सिमिलर टू रणबीर कपूर एंड दीपिका पादुकोण स्टारर तमाशा, जो 2015 में तो बहुत क्रिटिसाइज हुई, और ओवर द इयर्स द ऑडियंस रियलाइज कि गलती शायद फिल्म की नहीं, उसके टाइमिंग की थी। तमाशा की ऑथेंटिसिटी, उसके सप्रेस्ड इमोशन और एक ग्रेजुअली ग्रोइंग कल्चरल इंपैक्ट ही उसे एक अंडररेटेड जेम बना। अब अंडररेटेड फिल्म का मतलब एक वेल मेड फ्लॉप फिल्म बिल्कुल नहीं है, इसमें तुम्हारी कुछ फेवरेट फिल्में भी जरूर आती हैं व्हिच आर मासी एंटरटेनर। जैसे 2013 में रिलीज हुई क्वीन, 2007 में आई जब वी मेट, 2023 की बेस्ट फिल्म 12th फेल्स, 3, विकी डोनर और आर्टिकल 15। आयुष्मान खुराना, विक्रांत मास्ती और कंगना रनौत जैसे एक्टर्स की कंस्टेंटली चैलेंजिंग रोल्स करना, एक नए रिस्की कॉन्सेप्ट से अपना नाम जोड़ना या उनके करियर के लिए शायद रिस्की हो सकता है, बट दैट रिस्क इज द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल दीज अंडररेटेड क्लासिक्स, जिन्हें शायद उस टाइम वैल्यू ना मिले, पर एट अ टाइम जहां पॉप कल्चर और ज्यादा पॉपुलर ही होगा, किसी भी अच्छी फिल्म का बहुत ज्यादा समय तक अंडररेटेड रहना पॉसिबल है ही नहीं। और कई बार तो तुम्हें इन अंडररेटेड जेम्स का कोर कॉन्सेप्ट ही शायद अब्सर्ड लगे। जैसे पीकू वाज अ फिल्म दैट रिवॉल्व अराउंड कॉन्स्टिपेशन एंड थ्रू दैट इट शोज अ वेरी ऑनेस्ट फैमिली पोर्ट्रेट। राजी में आलिया भट्ट के कैरेक्टर में इतनी ज्यादा डेप्थ थी दैट डिस्पाइट नोइंग इट्स अ फिक्शनल स्टोरी, यू स्टार्ट बिलीविंग एंड रिलेटिंग इट टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हर स्ट्रगल्स। विद्या बालन की कहानी, अजय देवगन की दृश्यम, अक्षय खन्ना की आर्टिकल 375, उड़ान, मसान, सरदार उधम, अगर तुम्हें ये फिल्म्स देखी नहीं है तो आई हाईली रेकमेंड टू गो एंड चेक देम आउट, क्योंकि इन फिल्म्स ने बॉलीवुड को एक नया फ्लेवर दिया जिसे रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है। एंड इसी रीजन की वजह से इन माय ओपिनियन दीस फिल्म्स डिजर्व टू बी इन लेवल 5। एंड अब मूव
ऑन करते हैं टू द लेवल 6 एलीट। लेवल 6 में तुम्हें देखने को मिलेंगी बॉलीवुड की ऑल टाइम कल्ट क्लास, जो सिनेमैटिक लेवल, ऑडियंस सेटिस्फैक्शन, क्रिटिकल अक्लेम तीनों को पास करती हैं, जिन्हें देखने के बाद तुम उन फिल्म्स के मेकर्स की तारीफ करते थक नहीं सकते। फिल्म जिन्होंने इंडिया को रॉ अनफिल्टर्ड सिनेमा दिखाया विदाउट एनी नेसेसरी फिल्टर। एलीट टीयर्स की फिल्म में पहला नाम आता है राम गोपाल वर्मा की सत्या का, जिसे 1998 में मनोज बाजपेयी के अपने करियर का सबसे बड़ा ब्रेक दिया। हाँ, एसआरके और सलमान खान रोमांटिक फील गुड सॉफ्ट सिनेमा से बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों कमा रहे थे। सत्या तुम्हें मुंबई की उस डार्क रियलिटी से इंट्रोड्यूस कराती है जो एक्चुअली में 90s के इंडिया में एग्जिस्ट करती थी। बीकू मात्रे का कैरेक्टर तो फिल्म का लीड भी नहीं था, और मनोज बाजपेयी की एक्टिंग वाज सो कन्विंसिंग दैट सत्या वेंट ऑन टू बिकम अ कल्ट क्लासिक। एक ऐसी फिल्म जो आज के समय में बनती तो शायद ओटीटी पर मोस्ट सेलिब्रेटेड फिल्म में से एक होती, पर सत्या का इन्फ्लुएंस उस समय भी इतना पावरफुल था कि उसके ट्रेसेस तुम्हें कंपनी, ब्लैक फ्राइडे और गैंग्स ऑफ वासेपुर तक में दिख जाएंगे। नेक्स्ट एलीट टियर फिल्म इज अंधाधुन, एंड आई नो सोशल मीडिया ने अब इस फिल्म को पॉपुलैरिटी दिला दी है व्हिच इट ट्रूली डिजर्व्स, पर मेरे ओपिनियन में अंधाधुन इज वन ऑफ अ काइंड फिल्म इन बॉलीवुड, क्योंकि उससे पहले किसी ने एक रिलेटिवली न्यू कास्ट के साथ एक कॉमेडी थ्रिलर इतनी परफेक्टली बॉलीवुड में एग्जीक्यूट नहीं करी थी। अंधाधुन का स्क्रीन प्ले इतना टाइट और परफेक्टली क्यूरेटेड है, तुम क्लाइमैक्स का इंतजार भी करते हो और प्रेजेंट सीन को फुली एम्ब्रेस भी कर पाते हो। आयुष्मान खुराना का एक फेक या रियल ब्लाइंड मैन का रोल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ही विल एवर डू। एलीट कैटेगरी में नेक्स्ट बड़ी फिल्म आती है 2022 में रिलीज हुई आरआरआर। अगर तुमने आरआरआर देखी है तो यू डोंट नीड एन एक्सप्लेनेशन फॉर इट। इट वाज अ ट्रूली इंटरनेशनल प्रोडक्ट वी कैन बी प्राउड ऑफ। एंड यस, आई नो आरआरआर एक बॉलीवुड फिल्म नहीं है, पर इंडियन सिनेमा में आरआरआर की प्रेजेंस, उसका इंटरनेशनल इंपैक्ट और ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकिंग को इस वीडियो में मिस नहीं किया जा सकता, जस्ट बिकॉज वो बॉलीवुड ने प्रोड्यूस नहीं करी। क्योंकि एक्शन तो तुम्हें रेस थे और आने वाले भी भर भर के मिलेगा, पर आरआरआर वाली स्टोरी डेप्थ, उसके नुआंसेस, एसएस राजामौली की डायरेक्टोरियल ब्रिलियंस वो नहीं मिलेगी। एक तेलुगु हिस्टोरिकल फिक्शन फिल्म अबाउट टू इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, दिस स्टोरी कुड हैव बीन हॉरिबल बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ मास्टरपीस। और उसी रिस्क की रिस्पांसिबल तरीके से मैनेज करना was the challenge that एसएस राजामौली faced। एलीट कैटेगरी की अगली दो फिल्म में 12 साल का गैप है, एंड दीज आर रंग दे बसंती एंड तुम्बा। रंग दे बसंती की कमर्शियल सक्सेस और सिनेमैटिक ब्रिलियंस की यहाँ बात करना उसकी एक्सीलेंस को जस्टिफाई करता ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सोसाइटी का बिहेवियर रंग दे बसंती ने बदला है, उसे शायद इंपैक्ट किया है, एक ट्रू पेट्रियोटिक फीलिंग को जिंदा रखा है। रंग दे बसंती से बेहतर शायद किसी फिल्म ने नहीं किया, और तुम्बा को इनिशियली भले ही कमर्शियल फेलियर बोला गया हो, बट एज आई सेड, पॉप कल्चर में आज बहुत समय तक तुम्बा जैसी एलीट फिल्म को अंडररेटेड रखा ही नहीं जा सकता। हेवी डिमांड के बाद तुम्बा को थिएटर में रिलीज करा गया, एंड द रिस्पांस वाज ओवरवेलमिंग। इफ यू रिमेंबर 2018 में रेस 3 में रिलीज हुई, व्हिच मेड 300 करोड़ रुपए। पर एक एलीट फिल्म और ट्रैश फिल्म में डिफरेंस सिर्फ बॉक्स ऑफिस के नंबर्स का नहीं होता है। द नेक्स्ट सेट ऑफ एलीट फिल्म्स इंक्लूड सम ऑफ द बेस्ट सिनेमा बॉलीवुड हैज क्रिएटेड इन द डेकेड्स ऑफ 2000। 2003 में मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसकी अनएक्सपेक्टेड सक्सेस के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा। 2006 में आई विशाल भारद्वाज की ओमकारा, 2014 में शाहिद कपूर स्टारर हैदर, 2004 में अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे, जो बेस्ड थी 1993 के बॉम्बे बम ब्लास्ट पर, दाऊद इब्राहिम की उस ब्लास्ट में इन्वॉल्वमेंट पर। और अगर तुम्हें उन अटैक्स की पूरी कहानी डिटेल में समझनी है तो हमारी मुंबई अटैक्स पर डिटेल वीडियो का लिंक भी तुम्हें बाद में मिल जाएगा। बट लेट्स मूव ऑन टू द लेवल 7, द गोट टियर। अब गोट टियर में तुम्हें फिल्में बहुत कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि बाय डेफिनेशन ही इस लेवल की फिल्म बहुत ज्यादा बनी नहीं सकती। द सिनेमैटिक ब्रिलियंस, स्क्रीन प्ले, स्टोरी टेलिंग, कास्टिंग, डायलॉग, राइटिंग सब अपनी पीक पर पहुंच जाए। फिल्में जो उससे बेहतर बन ही नहीं सकती थी, और इस कैटेगरी में मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ 5 फिल्म आना डिजर्व करती। फर्स्ट इज अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर, 5.5 घंटे का एक गैंगस्टर सागा सेट इन द कोल माइंस ऑफ बिहार एंड झारखंड। एक फिल्म जो सिर्फ 18 करोड़ के बजट में बनी थी, जिसका स्क्रीन प्ले एंड टाइम तक डिसाइडेड नहीं था। स्नेहा खानवेकर ने गांव-गांव जाकर छोटे रीजनल आर्टिस्ट को ढूंढा ताकि वो यूनिक म्यूजिक मिल सके विदाउट स्पेंडिंग अ ह्यूज बजट। ये कहना गलत नहीं होगा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर ने बॉलीवुड को राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, हुमा कुरैशी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे सुपरस्टार्स दिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए तो फैजल का रोल लाइफ चेंजिंग था। शाहिद खान, उसके बेटे सरदार खान और फिर उसके बेटे फैजल खान के बदले की कहानी अगेंस्ट रमाधीर सिंह, जिसने शाहिद खान को मारा था। एक रिवेंज सागा जो 60 साल तक चलता है और अल्टीमेटली रमाधीर सिंह की डेथ के साथ खत्म होता है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में तुम्हें एक्शन, इमोशन, कैरेक्टर्स की डेप्थ, कॉमिक टाइमिंग, मनोज बाजपेयी का सिनेमैटिक कमबैक सब कुछ मिलेगा। सेकंड फिल्म द गोट टियर इस 2001 में रिलीज हुई फरहान अख्तर की फिल्म दिल चाहता है, जो मेरे ओपिनियन में एक इंडस्ट्री शिफ्टिंग फिल्म थी। एक बॉलीवुड दिल चाहता है के पहले था और एक उसके बाद। सिर्फ 7 करोड़ के बजट के साथ फरहान अख्तर कास्टेड द 3 परफेक्ट मेन फॉर द रोल ऑफ आकाश, समीर एंड सिड। दिल चाहता है से पहले बॉलीवुड को शायद यंग, रोमांटिक, कंफ्यूज अर्बन इंडियंस को स्क्रीन पर दिखाने नहीं आता था। दिल चाहता है हैड ऑल द कूल फैक्टर्स दैट अ गोट टियर फिल्म रिक्वायर्स। तीसरी गोट फिल्म शायद तुम्हें कंट्रोवर्शियल लगे, बट दैट इज शोले। हाँ, तुम आर्ग्यू कर सकते हो कि फिल्म के कई सीन्स तो हॉलीवुड से कॉपी हैं, महबूबा गाना पूरा प्लेजराइज्ड है। 1975 के समय में तुम्हें शोले की सिनेमैटिक ब्रिलियंस को गोट टियर से कम पर नहीं मेजर नहीं कर सकते। द मोस्ट रीवॉच्ड बॉलीवुड फिल्म जिसने अमिताभ बच्चन को अपने एंग्री यंग मैन वाले पीरियड में एक ऐसा रोल दिया व्हिच मेड हिम इमॉर्टल। फिल्म के साइड कैरेक्टर लेजेंडरी विलन गब्बर सिंह, इसके कैरेक्टर, नाम और करिश्मा तीनों को कॉपी करने की कोशिश बॉलीवुड ने की, और वो मैजिक सिर्फ अमजद खान ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। जीपी सिप्पी ने उस समय शोले बनाने में जितना बजट लगा दिया था
इनिशियली तो उसके अकॉर्डिंग फिल्म फ्लॉप भी थी, वी ऑल नो कि सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ की वजह से थिएटर में शोले 50 हफ्ते से भी ज्यादा तक लगी थी। द फोर्थ फिल्म इन द गोट टियर इज लगान। अब गदर से बॉक्स ऑफिस क्लैश ने लगान के कलेक्शन को हिट जरूर दिया था, बट व्हाट द क्लैश कुड नॉट हिट वाज द इमोशन, द कल्चर, द थीम दैट लगान कैरीज। 2002 में लगान अकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म पाने वाली पहली हिंदी फिल्म बनती है, उस समय जब हिंदी सिनेमा सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड था। लगान बॉट ह्यूज इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर बॉलीवुड। आशुतोष गवारकर ने इंडस्ट्री को कुछ नया, अनसीन और एवरग्रीन देने की एक और ऑनेस्ट कोशिश करी, जो इस बार बहुत सक्सेसफुल भी रही। 24 साल बाद भी 4 घंटे लंबी लगान रेलेवेंट भी है, एंटरटेनिंग भी है और उतनी ही इंपैक्टफुल भी। नाउ इट्स टाइम फॉर द फिफ्थ एंड फाइनल फिल्म ऑफ आवर गोट टियर, जो सबसे लेटेस्ट एडिशन है, एंड दैट इज धुरंधर पार्ट 1। धुरंधर द रिवेंज को इस कैटेगरी में रखना चाहिए या नहीं, इस पर तुम क्वेश्चन कर सकते हो, पर पार्ट 1 ने तो बॉलीवुड के लिए मीडियोकर एक्शन और स्पाई मूवीज का स्कोप बिल्कुल खत्म कर दिया। रणबीर सिंह का रिमार्केबल कमबैक, 1200 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। व्हाट स्टैंड्स आउट इन धुरंधर इज द डेप्थ इन इवन द नॉट सो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल की कास्टिंग वाज द बिगेस्ट हाइलाइट ऑफ द फिल्म इन माय ओपिनियन, और ट्रोल करने वाले लोग तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, पर मैं तो इस बात से एग्री करता हूं कि धुरंधर ने बॉलीवुड की फिल्म मेकिंग को ना सिर्फ चैलेंज किया है, बल्कि ये दिखाया है कि एक प्रॉपर मास एंटरटेनर एक्शन फिल्म भी गोट टियर में रैंक हो सकती है, बिकॉज ऑफ इट्स रियलिज्म, द एग्जीक्यूशन, द डेडिकेशन टू द क्राफ्ट। आई थिंक वो यहाँ डिजर्व करती है। बट इफ यू डिसएग्री विद माय रैंकिंग, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, स्क्रीन पर आ रही वीडियोस को क्लिक करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।